दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम राष्ट्रीय संस्करण का दैनिक जागरण व जनसत्ता के इम्पॉर्टेंट न्यूज जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उसके एनालिसिस को देखते और जानते हैं। सबसे पहले जो न्यूज बनी हुई है कि अफ़गानिस्तान में तालिबानियों के द्वारा लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, तो वहाँ के लोग दूसरे देशों में जाकर शरणार्थी रूप में भागने को विवश हुए। तो ये काफ़ी दिन से न्यूज़ चल रही है, इसकी एनालिसिस हमने पीछे वाले भी वीडियो में देखा था। यहाँ जो काम की है इस वाले न्यूज़ पे ध्यान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को एनडीए परीक्षा में शामिल होने के लिए इजाज़त दे दिया है। अभी तक क्या था कि ओटीए जो सीडीएस के थ्रू एग्ज़ाम होता है, यानी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इसमें गर्ल्स को अलाउ किया गया था, लेकिन एनडीए में अभी तक गर्ल्स को अलाउ नहीं किया गया था। तो एनडीए में महिलाओं को यानी लड़कियों को अब परीक्षा में शामिल होने की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया है, अनुमति दी गई है। अब इस पर एक एडिटोरियल भी आगे आया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जो अन्य इसमें कोई काम का है नहीं, दूसरे पेज पे सीधे पहुंच जाइए। यहाँ पर अधिक से अधिक गरीबों को आयुष्मान से जोड़ने की तैयारी, इस चीज़ को हम जो पीआईबी डिस्कशन करते हैं वहाँ इसको हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज की वीडियो में डिस्कशन किए हैं कि आयुष्मान प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना जब से लागू हुई तो हमने बताया था कि इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 से की गई और ये तब से लेकर अब तक लगभग कितने 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसके अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसमें आयुष्मान मित्र, अब इसको ऑनलाइन के माध्यम से भी आयुष्मान मित्र का कार्ड बन रहा था, उसको ऑफलाइन भी ओपन कर दिया गया है। और इसके अंतर्गत टोटल कितने, तो हमने आपको बताया था कि इसमें 10.24 करोड़ परिवार और एक परिवार में 5 मेंबर होते हैं। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ लिखा भी है कि 55 करोड़ लोगों में से केवल 12 करोड़ के बने हैं कार्ड। तो ये 12 यानी इसका 55 करोड़ लोगों को ये सुविधा दी गई, लेकिन उनमें से कितने करोड़ 12 करोड़ के बने हैं कार्ड, 12 करोड़ परिवारों ने इसका कार्ड बनवाया है। तो इसको लेकर के क्या है आयुष्मान भारत योजना, इससे निबंध भी इस बार आया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत हमने सुबह की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कितना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा आपको उपलब्ध करवाया जाता है कि अगर 5 लाख तक आता है तो सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। इसमें सरकारी अस्पताल के साथ साथ निजी अस्पताल भी इसमें शामिल हैं, तो दोनों को ये कहा गया है। अब आगे इसमें देखिएगा और आपका जो जो काम का है उसी पे हम बात इसमें करते हैं। अब यहाँ अगला जो न्यूज़ काम का है ये कोई नहीं है। अब सीधे हम अगले चलते हैं, जहाँ जहाँ बता रहे हैं वही वही आप इसमें देखिएगा, बाकी इसमें कोई काम का है नहीं। तो अब आगे इसमें अगर कंटिन्यू करें तो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ बनी हुई है यहाँ देखिए, ये वाली आपके काम की नहीं है। इसमें आपको बता दे रहे हैं कि इसमें बताया क्या गया, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें बताने की कोशिश की गई, अभी हमने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि 14 अगस्त को विभीषिका आतंक विभीषिका दिवस के रूप में मनाए जाने की विभीषिका दिवस के रूप में मनाए जाने की जो भारत का विभाजन हुआ उसी की विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में विभाजन जो 14 अगस्त को नाम दिया गया, वो क्या नाम दिया गया, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाने की बात अनाउंसमेंट माननीय मोदी जी के द्वारा की गई। तो इसमें बताने की कोशिश की गई है कि आखिरकार हम क्यों जो हमारी त्रासदी हुई है उसको हम भूलने की बजाय उसको याद करने की कोशिश करें। तो इसमें इसको आपके एग्ज़ाम के लिए इसमें कोई पॉइंट है नहीं, ऐसा कोई आपका पूछेगा भी नहीं, तो इसको आप मत रीड करिएगा। अगला वाला पाकिस्तान का नया आतंकी ठिकाना, तो ये पाकिस्तान का नया आतंकी ठिकाना, तो ये भी आपके काम का नहीं है। इसमें वही अफ़गानिस्तान वाली स्थिति बताई गई है। अब जो काम का है इस वाले पे आइए, ये देखिएगा, इस पे
यहाँ विज्ञान और धर्म, अगर इससे कोई निबंध आता है तो इससे बहुत सारा मैटर आप उठा सकते हो। इस वाले को आप नोट बना के रख लीजिए। अभी तक क्या माना जाता है कि विज्ञान और धर्म दोनों अलग अलग पहलू हैं, माना जाता था। हम लोग मानते हैं कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक नहीं है, बल्कि धर्म का मतलब हम कर्मकांड और उसके बाद आस्था इत्यादि से लगा लेते हैं, जबकि विज्ञान अनुभवजन्य पहलू होता है, प्रयोगों पर एक्सपेरिमेंट पे बल देता है। जबकि इस पैसेज में आपको बहुत सारा मैटर मिलने वाला है, तो इसको आप रीड करिए। इसमें विज्ञान और धर्म को एक पूरक बताया गया है। लिखा भी गया कि विज्ञान को हमेशा धर्म से अलग करके देखा गया है, जो हमें हमेशा से गलती करते आए हैं। इसका कारण लोगों की धर्म के प्रति गलत अवधारणा है। लोग धर्म को गलत अर्थ में मानते हैं। धर्म का जो वास्तविक अर्थ होता है वो अर्थ ही लोगों को नहीं पता है। धर्म को मात्र कर्मकांड का विषय मानना अनुचित है। यानी धर्म को क्या मान लिया जाता है? धर्म को कर्मकांड मान लिया जाता है। जैसे धर्म को कर्मकांड माना जाता है, वहीं से धर्म की जो अनुचित या गलत अवधारणा है वो शुरू हो जाती है। और धर्म का अर्थ कई बार किससे लगाया जाता है? धर्म का अर्थ कट्टरता से लगाया जाता, ये भी उचित नहीं है। अगर बात की जाए धर्म और अध्यात्म स्वयं में विज्ञान है, ध्यान दीजिएगा। स्पिरिचुअलिटी व जो रिलीजन है ये अपने आप में विज्ञान है। इस लाइन को आप अपनी कॉपी में यहाँ से नोट करिएगा कि अगर इस पे जब भी धर्म और विज्ञान पे निबंध कोई आ जाता है, हालांकि आया भी था, ये जो आरो मीन्स का होता है 2017 वाले में, उसमें पूछा गया था। तो धर्म व अध्यात्म स्वयं में विज्ञान है। विज्ञान का तर्क क्या होता है? विज्ञान की तर्क होता है, आप कहते हो सत्य की खोज करना। विज्ञान का तर्क होता है सत्य की खोज करना। सत्य की खोज करना जो वास्तविक है उसी पर कौन बल देता है? विज्ञान बल देता है। सत्य की खोज में हमेशा लगा रहता है। लेकिन जब हम धर्म व अध्यात्म की ओर देखते हैं तो ये भी सत्य की खोज करता है। अब ये कैसे? तो देखिए, जो जगत है, जो संसार है, ये दो तत्वों या दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक को कहा जाता है स्थूल, जो आपको दिखाई देता है, और दूसरे को कहा जाता सूक्ष्म, जो आपको दिखाई नहीं देता, केवल आप अनुभूति इसकी कर सकते हो। तो यह संसार जगत दो चीज़ों से, दो तत्वों से मिलकर बना है। दो रूप इसके हैं संसार के, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म है। विज्ञान केवल स्थूल जगत का अध्ययन करता है, जिसको आप देख सकते हो, उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। पर जो धर्म अध्यात्म है, ये सूक्ष्म जगत का क्या करता है? विश्लेषण करता है। तो इस प्रकार सत्य के अन्वेषक, अगर देखा जाए सत्य की खोज कौन करता है, तो धर्म अध्यात्म व विज्ञान दोनों सत्यता की खोज, सत्य की खोज ही करते हैं। लेकिन दोनों का जो नज़रिया होता है वो अलग अलग होता है, यानी कार्यक्षेत्र अलग अलग होता है। इसका कार्यक्षेत्र बटा है, जबकि दोनों का उद्देश्य एक ही है। उद्देश्य क्या है? दोनों का सत्य की खोज करना। उद्देश्य दोनों सेम है, लेकिन विज्ञान व धर्म का जो एरिया है, कार्यक्षेत्र है, ये अलग अलग है। कार्यक्षेत्र अलग है, जबकि उद्देश्य एक जैसे होते हैं। इसी संबंध में आपको स्वामी विवेकानंद का जो स्टेटमेंट है अपनी कॉपी में नोट कर लेना चाहिए। जब भी आप लिखिए तो ऐसे महापुरुषों का जो उद्धरण है उसका इस्तेमाल करिए। विवेकानंद क्या कहते हैं, यहाँ से देखिएगा कि जहाँ विज्ञान की खोज समाप्त होती है वहाँ अध्यात्म की शुरू होती है। जहाँ विज्ञान की खोज समाप्त होती है वहाँ अध्यात्म की खोज शुरू होती है, वहाँ अध्यात्म की शुरुआत होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि विज्ञान जो फिजिकल भौतिक संसार पर अप्लाई होता है, लेकिन उस भौतिकता के पीछे जो मूल तत्व छिपा हुआ है वो आध्यात्मिकता है। तो जहाँ पर विज्ञान समापन होता है, विज्ञान की खोज रुकता है, वहाँ पर आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है। इस स्टेटमेंट को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि स्वामी विवेकानंद ने विज्ञान व धर्म के संबंधों पर संबंध क्या होते हैं उसको बताया है कि जहाँ पर विज्ञान की खोज समाप्त होती है वहाँ अध्यात्म की शुरुआत होती है। विज्ञान लोक कल्याण के लिए सत्य की खोज करता है, जबकि धर्म, देखो, लोक कल्याण
लोगों का विज्ञान क्या करता है, नए नए आविष्कार, नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजियाँ, नए नए इनोवेशन, नवाचार, नवोन्मेष लेकर आता है, ताकि क्या लोगों को सहूलियत हो और इससे क्या हो, देश का विकास हो। और देश के विकास का मतलब हुआ कि लोगों का कल्याण हो, लोक कल्याण, जन कल्याण पे बल देता है विज्ञान। लेकिन कभी आपने क्या सोचा है कि जो अधर्म व अध्यात्म है, यह लोक कल्याण के लिए तो सहायक है ही, साथ ही आत्म कल्याण। आदमी विज्ञान की बदौलत उसका भौतिक विकास हो सकता है, लेकिन क्या आध्यात्मिक विकास, मन को शांति क्या विज्ञान से मिल सकती है, जब तक कि उसमें आध्यात्मिकता का तत्व शामिल ना हो। यानी कि आप कह सकते हो विज्ञान लोक कल्याण के लिए दिशा व दशा प्रदान करता है, वहीं जो आध्यात्मिकता है वह धर्म है, दर्शन है। यानी धर्म अध्यात्म यह लोक कल्याण के साथ साथ आत्म कल्याण के लिए भी क्या करता है, यानी दिशा व मार्गदर्शन करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञान और धर्म व अध्यात्म अलग अलग नहीं है। इसी संदर्भ में आज से तुलना की जा रही है कि जब विज्ञान व धर्म दर्शन को अलग कर दिया गया, तो आज विज्ञान से नए नए आविष्कार हो रहे हैं, परमाणु बम बनाए जा रहे हैं। लेकिन जब तक मनुष्य के अंदर नैतिकता का विकास नहीं होगा, आध्यात्मिकता का विकास नहीं होगा, मन में शांति, अहिंसा का भाव मन में नहीं आएगा, तब तक परमाणु बम का विस्फोट होता रहेगा और मानव जात के लिए हमेशा खतरा बना रहेगा। अफगानिस्तान की समस्या देख लीजिए, जो देश की आज राष्ट्र राज्यों के समय जो आतंकवाद की समस्या है, शरणार्थी की समस्या है, भारत में नक्सलवाद की समस्या, अतिवाद की समस्या है, कट्टरपंथ की समस्या, कट्टरता की समस्या है। ये सब समस्याओं की अगर हम मूल में जाएं तो इसका हम पाते हैं कि एक तरफ जो परमाणु बम या हम बहुत सारे आविष्कार कर लिए, लेकिन उसका अनुकूलन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, इस पे बहुत कम बल देते हैं और लोग उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि विज्ञान लोगों का लोक कल्याण तो कर सकता है, लेकिन आत्म कल्याण नहीं। आत्म कल्याण के लिए विज्ञान का होना जरूरी है। तो इसीलिए वर्तमान से तुलना करके इसमें बताया जा रहा है कि विज्ञान आज सिर्फ चढ़कर बोल रहा है, पर समाज और दुनिया में क्या हो रहा यह किसी से छिपा नहीं है। विज्ञान और धर्म की इनका बताया जा रहा, आज की जो समस्याएं हो रही हैं विज्ञान और धर्म के बीच जो नज़दीकियों की बजाय जो दूरियां बढ़ती गई, उसी का परिणाम है। आगे फिर इसमें बताया जा रहा है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी अल्बर्ट आइंस्टीन जो महान वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने भी कहा था कि जो सत्य के लिए समर्पित है, जो विज्ञान वही समझ सकते जो सत्य के लिए समर्पित, सत्य के लिए लालायित हो, आकर्षित हो, सत्य की खोज में लगा हो। और सत्य की खोज विज्ञान भी करता है, और सत्य की खोज अभी आपने समझा धर्म व दर्शन भी करता है, अध्यात्म भी करता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से मिले, तो रविंद्रनाथ टैगोर के प्रभाव से वो अभिभूत हुए और उन्होंने भी कहा जो अध्यात्म है, विज्ञान है, वो एक दूसरे से पूरक हैं। विज्ञान का रसास्वादन वही कर सकता है जो सत्य की खोज में निकला हो, सत्य के लिए समर्पित हो। इस पर गुरुदेव ने कहा मानवता के बिना सत्य की खोज अधूरी है। यानी सबसे ऊपर क्या होनी चाहिए, मानवता। अगर मानवता नहीं है तो सत्य की खोज नहीं हो सकती। ऐसी विज्ञान दुनिया का भला नहीं कर सकती। यानी धर्म जो है, अब यहीं पर बताया जाता है कि धर्म दुष्प्रवृत्तियों से उबरने का मार्ग है। धर्म जो है ये बताता है, सदमार्ग पर चलने की ओर प्रेरित करता है। सदमार्ग, सत्य माने जो सत्य का मार्ग हो, उस पर चलने के लिए धर्म बताता। लेकिन धर्म का हम क्या अर्थ गलत यानी अर्थ निकालते हैं, और जब निकालते हैं तब समस्या उत्पन्न होती है। तो धर्म क्या है? धर्म जो है वह दुष्प्रवृत्तियों से निवृत्ति का मार्ग, निवृत्ति माने यानी उबरने का मार्ग होता है। तो यह दुष्प्रवृत्तियों से निवरने का यानी निवृत्ति का मार्ग होता है कौन? धर्म।
धर्म जो मानवता को मानवता के पथ पर चलने के लिए अग्रसर करता है। इसी संदर्भ में अल्बर्ट आइंस्टीन भी कहते हैं कि धर्म के बिना, ये लाइन फिर आपको अल्बर्ट आइंस्टीन की लिख लेनी चाहिए कि धर्म के बिना विज्ञान क्या है, लंगड़ा है। अगर धर्म नहीं है तो विज्ञान, मानवता के लिए इसका यूज नहीं किया जा सकता, विज्ञान का दुरुपयोग होगा। तो धर्म का होना विज्ञान के साथ जरूरी है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, और विज्ञान जो धर्म है, अगर विज्ञान नहीं है तो विज्ञान के बिना धर्म अंधा है, उसको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम साइंटिफिक बातें सोच नहीं पाएंगे, उसका गलत अर्थ, गलत अवधारणा बनाने लगेंगे। इसलिए दोनों का होना जरूरी है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन भी कहते हैं कि क्या कहते हैं कि विज्ञान के बिना धर्म क्या है, लंगड़ा है, और धर्म के बिना विज्ञान अंधा है। इसलिए दोनों का होना जरूरी है। और यही रीजन रहा होगा कि जो CERN में मूल पार्टिकल की खोज की गई, उसका दोस्तों नाम क्या रखा गया, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा, गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसान की जो खोज हुई उसका नाम क्या रखा गया, गॉड पार्टिकल रखा गया। ये धर्म व अध्यात्म के संबंधों को दर्शाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो धर्म व विज्ञान है, एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे का पूरक है, पूरकता का संबंध है। इसी को कोरिलेट आप धर्म क्या है इसको कर सकते हो, गीता से भी कर सकते हो। तो गीता में भी बताया गया कि धर्म क्या है, धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जा सके वही धर्म है। जो धारण किया जा सके, तो जिसको हम धारण कर नहीं सकते उसको धर्म। अब लेकिन वर्तमान चुनौती या समस्या क्या है कि हम धर्म का गलत अर्थ लगाते हैं। तो इसका आप निबंध के टॉपिक में फिलॉसफिकल जो निबंध आते हैं उसमें आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। अगला जो यहाँ दिया गया टॉपिक, वो तालिबान की वापसी ने बढ़ाई भारत की चिंता। अब आइए, भारत के लिए तालिबान की जो वापसी है, ये भारत के लिए चुनौती क्यों, अफगानिस्तान में तालिबान आ जाएंगे तो किस प्रकार ये चुनौती उत्पन्न कर रहा है। तो इसमें कुछ पॉइंट बताए गए हैं और बताया गया कि भारत को अब क्या करना चाहिए। भारत ने जो अभी वेट एंड वॉच की नीति अपनाई है, ये भारत के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि भारत को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस समय भारत वेट एंड वॉच की नीति को अपना रहा है। अब आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चुनौतियां हैं, समझेगा। तालिबान को बताया जा रहा है, तालिबान जो हैं एक कुछ और नहीं, इससे तालिबानों से ये जो इसमें लेखक है, लेखक का मतलब हुआ इसमें जो एडिटोरियल लिखे हैं, उन्होंने ये चिंता व्यक्त की है कि जो अब इससे तालिबानियों की नज़दीकियां पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान की नज़दीकियां चाइना के साथ हैं। तो ये यानी तीन एक साथ आ सकते हैं, यानी पाकिस्तान का जो तालिबान और अफगानिस्तान का तालिबान व पाक व चाइना तीनों एक साथ हाथ मिला सकते हैं। अगर तीनों एक साथ हाथ मिला लिए तो भारत के लिए ये 3 पॉइंट से क्या होगा, खतरा होगा। एक तो सीमा पार आतंकवाद, सीमा पर आतंकवाद या सीमा पर संघर्ष की स्थिति, और ये पाकिस्तान इसी का सहारा लेकर के जो भारत का पाकिस्तान की सीमा बॉर्डर है उस पर और ज़्यादा क्या करेगा, घुसपैठ की कोशिश करेगा और अस्थिरता उत्पन्न करने की चुनौती उत्पन्न करेगा। तो सीमा पार आतंकवाद व संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसमें सीमा में घुसपैठियों, इनफिल्ट्रेटर्स की जो समस्या है वो और बढ़ सकती, पहला पॉइंट। दूसरा, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा सकता है, भारत में भी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। ये दूसरी समस्या होगी कि विश्व में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम हो सकेगा। और तीसरी जो चुनौती इनके द्वारा बताई जा रही है वो बताई जा रही है शरणार्थी। तो ये 3 चुनौती उत्पन्न हो सकती। और फिर इसमें एडिटोरियल में बताने की कोशिश की जा रही कि जो ये जो अमेरिका के द्वारा अचानक यहाँ से अपनी सेना हटा ली गई, ये जो बाइडेन की काफ़ी बहुत बड़ी भूल है। पीछे वाले भी एडिटोरियल में हमने ये कहा था, और इसमें पीछे का एग्जाम्पल दिया गया कि आज अफगानिस्तान
में वही स्थिति हो गई है जो 1975 में दक्षिणी वियतनाम की हुई थी। दक्षिणी वियतनाम से अमेरिकी सेना के द्वारा अपनी फौजों को हटा लिया गया था और जैसे हटाया गया तो उत्तरी वियतनाम के रहमो करम पे दक्षिणी वियतनाम को ऐसे ही खाली करके गया, जिसका दुष्परिणाम दक्षिणी वियतनाम को भुगतना पड़ा। ये इसमें बताया गया। फिर बताया गया शरणार्थी की समस्या के संदर्भ में बताया जा रहा है कि इससे जब भी इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो शरणार्थियों की जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो चाहे इसमें सीरिया का एग्जाम्पल दिया जा रहा कि सीरिया विश्व में सबसे ज़्यादा शरणार्थी वाला देश बनकर उभरा है, क्योंकि वहाँ पर अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई है। तो इसमें शरणार्थी जो यूरोपीय राष्ट्रों में जो सीरिया के शरणार्थी हैं वो विभिन्न देशों में अफरा तफरी की स्थिति में फैले हुए हैं। तो इस प्रकार जो शरणार्थी की समस्या आप इसमें सीरिया वाली से भी कोरिलेट आप कर सकते हो। फिर अगला जो पॉइंट आपके लिए इसमें जानना चाहिए कि और क्या ये चुनौती हो सकती है, तो अगली जो चुनौती उत्पन्न हो सकती है कि ऐसी स्थिति में भारत में बहुत सारे अफगानिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे उनको वापस करने, उनके यानी पुनर्स्थापन की समस्या भी भारत के लिए उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि भारत ने अभी तक शरणार्थी जो संधि है शरणार्थियों के लिए किसी भी प्रकार की शरणार्थी नीति को न लागू किया है और न ही उस पर साइन किया हुआ है। तो भारत को बहुत सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, वेट एंड वॉच की नीति का पालन किया जा रहा है। लेकिन इसमें यह भी बताया जा रहा कि भारत को जो तालिबान है उससे बिल्कुल कट नहीं कर लेना चाहिए। अगर भारत पूरी तरीके से इससे कट अलगाव करता है तो इसकी नज़दीकियां पाकिस्तान व चाइना से हो सकती हैं, जो भारत के लिए किसी भी कीमत पर भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए ये क्या होगा, यानी भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए ये प्रतिकूल साबित होगा। तो इसलिए भारत को, चूँकि भारत अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा अवसंरचनागत वहाँ पर प्रोजेक्ट योजनाएं संचालित किया है, इसलिए भारत को तालिबानियों के साथ बहुत सोच समझ के आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो इसका जो सार था वो हमने आपको बता दिया। आगे आइए, अब बाकी इसमें यहाँ देखिए, इस वाले पे आप विचार करिए, ये आप अपने आप इसको रीड करिएगा। हालांकि इसमें जितना मैटर दिया गया सबको हमने क्या किया है, डिस्कस। सुबह वाले पीआईबी डिस्कशन में हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन को कैबिनेट के द्वारा जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति होती है, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित की जाती, उसकी अभी मंजूरी दी गई है। इसकी अनाउंसमेंट 9 अगस्त को ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम, इसका पूरा नाम दिया गया था नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, फिर आगे डैश ऑयल पाम की उत्पादकता व उसके क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की जो नीति शुरू की गई थी उसके लिए जो अभी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। हमने इसको आपको बताया था, जो भारत के पूर्वोत्तर के राज्य हैं व अंडमान निकोबार हैं, वहाँ पर इसके पाम ऑयल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 11,040 करोड़ की राशि के साथ इसको मंजूरी मिल चुकी है। और यह जो इसमें पैसा 8844 करोड़ रुपए केंद्र सरकार लगाएगी, बाकी राज्य सरकार के द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से पूरा किया जाएगा। अगली बात की अगर बात की जाए कि इससे फ़ायदा क्या होगा, क्या टारगेट रखा गया, तो हमने टारगेट सुबह वाले वीडियो में बताया है, यहाँ भी आप इसमें रिवीजन इसका कर सकते हैं। तो इससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा, जो भारत के द्वारा खाद्यान्न में तेल आयात करता भारत, तेल की निर्भरता है, इंडोनेशिया, मलेशिया जो ये आसियान के देश हैं, इससे इसकी निर्भरता भी कम होगी, जिससे राजकोषीय घाटा के साथ साथ चालू खाते घाटे को भी पूरा किया जा सकेगा और विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी। दूसरा, इससे किसानों की जो भारत ने 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा है, उसको भी अच्छे से पूरा किया जा सकेगा, किसानों की आय को दुगना किया जा सकेगा। इसके अलावा जो पाम ऑयल
उत्पादक किसान हैं उनकी दशा व दिशा में भी परिवर्तन हो सकेगा। इसके अलावा अन्य इसमें टारगेट जो सेट किए गए अगर उसकी बात की जाए तो 2025-26 तक जो टारगेट रखा गया है पाम ऑयल का वो कितना रखा गया, ये सुबह वाले भी वीडियो में हमने बताया था। अगर फिर से आपको इसमें संभावना व्यक्त की गई है कि भारत में 6.5 लाख टन 6.5 यहाँ इसमें दिया भी है, तो इसको आप देख सकते हो। इस वाले में देखो यहाँ 2025-26 तक जो ये रकबा है कितना 6.5 लाख हेक्टेयर तक बढ़ा दिया जाएगा और इसे 2029-30 तक 10 लाख हेक्टेयर तक किया जाएगा। यानी 2025-26 तक 6.5 लाख हेक्टेयर। ये डेटा बार बार रिवीजन करोगे तो आपको याद हो जाएगा। सुबह वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए थे, आप उसको ज़रूर फॉलो करिए। 6.5 लाख हेक्टेयर रकबा जो पाम ऑयल के अंतर्गत 2025-26 तक किया जाएगा और 10 लाख ये 2029-30 तक ये रकबा किया जाएगा। भारत में जो संभाविता है, संभावना है, पोटेंशियलिटी है, इससे कहीं ज़्यादा है। कहीं ज़्यादा कितनी है तो ये आपका बताया जा रहा है 2025-26 तक भारत जो ये मात्र 6.5 लाख का रखा है, जबकि भारत में जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी 2025-26 तक 11.20 लाख हेक्टेयर और 2029-30 तक कितनी है तो ये 29-30 तक ये 28 लाख हेक्टेयर की है। तो ये डेटा फिर से हमने आपको रिवाइज करवा दिया, तो वही इसमें सारा इसमें दिया गया है। इसमें जो किसान पाम ऑयल उत्पादक हैं उनको जो सहायता मिलती थी उसको भी इंक्रीज किया गया है। कितनी, पहले 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दी जाती थी, कितनी 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दी जाती थी, इसको भी इंक्रीज कर दिया गया। अब इनको कितना मिलेगी 29,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इनको सहायता दी जाएगी। इसके अलावा जो रख रखाव हुआ फसलों के दौरान सहायता जो दी जाती है उसमें भी वृद्धि की गई है। जो पुराने बाग हैं उसमें दोबारा खेती के लिए कितना 250 रुपये 250 रुपये प्रति पौधा के हिसाब से इनको क्या किया जाएगा के हिसाब से सहायता दी जाएगी, विशेष सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये एक बार फिर से आपको रिवीजन हो गया। तो ये आपका था खाद्य ऑयल में पाम ऑयल के लिए जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम जो नीति को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के द्वारा जो सिफारिश की गई है सहमति दी गई है उसके बारे में हमने आपसे चर्चा कर लिया है। तो आगे आइए, इस जो दैनिक जागरण में इसमें इतना था। अब आइए जनसत्ता वाले पेपर में देखते हैं कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट न्यूज है। दोस्तों जनसत्ता वाले पेपर में देखते हैं तो इसमें भी वही न्यूज हाईलाइट बनी हुई है कि अब लड़कियां भी दे सकेंगी एनडीए प्रवेश परीक्षा। तो ये लैंगिक समानता की बात हम करते हैं, तो ये लैंगिक समानता को सुनिश्चित किया जा सकेगा और महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सशक्तिकरण भी होगा। और यह जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 इन अनुच्छेदों का ये क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन अनुच्छेदों के आप हवाला दे सकते हैं कि अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, 15 क्या करता है, 15 में जाति, धर्म, नस्ल, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव की मनाही करता, 16 रोजगार में भी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। और 19 में भी आप 19 देखेंगे तो 19 में भी कई 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई उसकी बात करता है, तो उसकी दिशा में ये है। तो इसको लेकर के आप निबंध में आ जाए तो ये आप वहाँ इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। अब इसमें सीधे हम बात करते हैं, जो ये एडिटोरियल है काफ़ी काम का है, इस वाले पे आइए। इसमें पूरा जो टॉपिक है काफ़ी काम का है, जीएसटी और उसकी चुनौतियाँ। मेंस का ये कभी भी प्री से लेके मेंस इंटरव्यू कहीं भी जीएसटी से पूछा जा सकता है। अब जीएसटी की चुनौतियाँ क्या हैं इसकी बात करते हैं, लेकिन पहले एक इंट्रोडक्शन में जानते हैं कि जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर सुधार था। अप्रत्यक्ष कर सुधार था। इसमें बहुत सारे करों को मिला करके इसे लाया गया और इसके लिए बाकायदा 101वां संविधान संशोधन पारित किया गया। 101वां संविधान संशोधन पारित किया गया
संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया संसद के द्वारा और संविधान में कई अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए हैं, जिनमें से आपको कुछ पता होगा 246 ए और एक 269 कैपिटल ए में परिवर्तन किया गया, एक आर्टिकल नया ऐड किया गया 279 कैपिटल ए, और इसके अलावा 366 जो है उसकी परिभाषा में भी परिवर्तन किया गया। तो इतने अनुच्छेद थे जिसमें जीएसटी से परिवर्तन किया गया। और जीएसटी को कब, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू कर दिया गया। जब इसे लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को, तब भी राज्यों के द्वारा काफ़ी आशंका व्यक्त की गई कि उसको जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा। राज्यों को हुई भरपाई, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे की जाएगी, तो इसके लिए भी जो व्यवस्था की गई उसकी भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन जीएसटी से अगर अन्य पूछा जाए तो जीएसटी जो है वह एक प्रकार का वैल्यू एड टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर इसे आप कह सकते हो, जो कैस्केडिंग इफेक्ट को, जो टैक्स के ऊपर टैक्स पहले लगता था उस कैस्केडिंग प्रभाव को, इफेक्ट को ये कम यानी ख़त्म करता है। दूसरा ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये सब स्टेटमेंट प्रीलिम्स में आपके देके पूछे जाते हैं। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब हुआ गंतव्य आधारित, डेस्टिनेशन टैक्स है गंतव्य आधारित टैक्स है। तो ये एक सामान्य समझ के लिए हमने आपको ये बताया। अब आते हैं इसमें जो चुनौतियाँ उत्पन्न की गई वो क्या है। तो ये तय हुआ था जब जीएसटी लागू हो रही थी तो ये कहा गया कि 5 सालों तक यानी 2022 तक राज्यों को जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। लेकिन बात है 2021 की। 2021 में लॉकडाउन लग गया और जीएसटी की भरपाई, राज्यों को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा। ऐसी स्थिति में राज्यों ने केंद्र से कहा कि उसकी भरपाई करें। केंद्र ने हाथ ऊपर कर लिए कि हम भाई आपको भरपाई नहीं कर पाएंगे। केंद्र ने क्या कहा कि केंद्र ने 2 रास्ते बताए कि जो आपको राजस्व की नुकसान हुआ है आप उतना आप क्या कर सकते हो, उतना आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो। जितना आपका उसका 50%, समझिएगा, जितना आपको नुकसान हुआ है राजस्व का उसका 50% आप लोन ले लीजिए। और जो विलासितापूर्ण वस्तुएं हैं उस पर जो सेस या टैक्स आप लगाओगे उसके माध्यम से इस 50% जो लोन लिए हो उसको चुकाते रहना जितने राजस्व का नुकसान हुआ। एक विकल्प ये दिया और दूसरा विकल्प ये दिया कि आप जितना राजस्व को आपको नुकसान हुआ है उतने टोटल का आप लोन 100% लोन ले सकते हो, 100% लोन ले सकते हो, ये ऑप्शन दिया। लेकिन कहा कि इसमें अब आपको टैक्स लगा के नहीं, आप जो सेस से पैसा इकट्ठा होगा केवल उसके माध्यम से आप इसे क्या करोगे, कंपनसेशन सेस जो है, कंपनसेशन सेस के माध्यम से इस 100% जो लोन लिए हो इसकी भरपाई कर पाओगे। तो जहाँ जहाँ पर एनडीए की राज्यों के स्तर पर सरकार थी, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन्होंने क्या किया, पहले वाले ऑप्शन को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन वहीं जहां पर भारतीय जनता पार्टी से इतर सरकारें थी उन्होंने इन 2 में से कोई भी ऑप्शन नहीं अपनाया और ये कहा जो उनसे वादा किया गया था उससे केंद्र सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार पीछे हट रही है। तो इसी को लेकर के यानी चुनौतियां दोनों के बीच क्या विरोधाभास उत्पन्न हो गया और कहा कि जो ये सहकारी संघवाद की राजकोषीय संघवाद या कहा जाए सहकारी संघवाद की जो बात कही गई थी उसको केंद्र सरकार पूरा नहीं कर रही है। दूसरा जो जीएसटी आई तो जीएसटी आने से जो दूसरी चुनौती उत्पन्न हुई कि इसका जो कलेक्शन रहा है वो अप्रैल में सबसे, अगर इसमें एक डेटा दिया गया कि अप्रैल 2021 में 1,35,000 करोड़ रुपए का रहा है। हालांकि पिछले 4 महीने का इसमें और बताया गया कि इसमें ठीक ठाक रहा, लेकिन इसके अलावा कि अप्रैल 2021 में सर्वाधिक रहा है जो
35,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। और इसके अलावा किसी किसी महीने में तो ये 27,000 करोड़ रुपए तक भी पहुंचा, तो इससे काफ़ी नुकसान राज्यों को उठाना पड़ा है। तो इसका एक अस्थायी समाधान करने की ज़रूरत है। तो ये इसमें इन बातों की इसमें बात कही गई है। तो ये जीएसटी वाला टॉपिक था जो हमने आपके सामने डिस्कस किया है। इसके अलावा इसमें जो फेडरलिज्म की बात होती है उसको लेकर के इसमें बताने की कोशिश की गई कि जो फेडरलिज्म है उसका मतलब ही होता है समझौता। ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है समझौता या अनुबंध। तो इसी को ये कहा जा रहा है कि अगर केंद्र के द्वारा जो अनुबंध किया गया था, जो समझौता किया गया था, वो राज्यों को भरपाई करनी चाहिए। केंद्र सरकार ये कहकर अलग नहीं हट सकती कि आप अब कर्ज के माध्यम से अपना जो राजस्व हुआ है उसको आप उसके माध्यम से अपनी भरपाई कर सकते हो। ये सही रास्ता नहीं होगा, क्योंकि ये सहकारी संघवाद में जो सहकारी संघवाद का दर्शन होता है उससे भी ये मेल नहीं खाता, उससे भी ये संगत नहीं रखता है। तो ये आज का डिस्कशन था। आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। अगले डिस्कशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।